चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। पिछले क्लास में हम लोग हिमानी के द्वारा निर्मित स्थलाकृति पढ़ रहे थे, ठीक है। हिमानी के द्वारा निर्मित स्थलाकृति पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे। आज चूना पत्थर के द्वारा निर्मित स्थलाकृति की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। या भूमिगत जल द्वारा, है ना, भूमिगत जल द्वारा चूना पत्थर के क्षेत्र में निर्मित स्थलाकृति, ठीक है। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति। landforms created by groundwater आप लोग इसको पढ़े होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, भूमिगत जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृति हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जल की को उपस्थिति के अनुसार, उसके उपस्थिति के अनुसार दो भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। जो धरातल के ऊपरी सतह पर जल पाया जाता है उसको सतहीय जल कहा जाता है, सरफेस वाटर कहते हैं। और ये विभिन्न स्रोतों के रूप में हो सकता है, झील के रूप में हो सकता है, नदी के रूप में हो सकता है, महासागर के रूप में हो सकता है, सागर के रूप में हो सकता है, तालाब के रूप में हो सकता है। लेकिन यही जल जब रीस करके विभिन्न छिद्रों एवं दरारों के माध्यम से धरातल के नीचे चला जाता है तो उसको भूमिगत जल कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सरफेस वाटर और भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर, ये दोनों में अंतर है। क्या अंतर है हम आपको बताए, ठीक है। अब मानव सतहीय जल के साथ साथ भूमिगत जल का भी उपयोग करने में सक्षम हो पाया है। कैसे सक्षम हो पाया है? तो अपने बुद्धि, विवेक और तकनीकी विकास के कारण। जैसे हम लोग ट्यूबवेल देखे होंगे, हम लोग अपने घरों में मोटर देखते हैं, तो मोटर जो है पाइप के माध्यम से सतही जल नहीं, वो क्या, भूमिगत जल का निष्कासन करता है, जिसका उपयोग हम विभिन्न कार्यों में करते हैं। तो याद रखिएगा, सतही जल और भूमिगत जल। तो यहाँ पे बात आया कि क्या भूमिगत जल के द्वारा भी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण किया जाता है। तो याद रखिएगा, भूमिगत जल के द्वारा चूना पत्थर तथा डोलोमाइट के क्षेत्र में, है ना, चूना पत्थर तथा डोलोमाइट के क्षेत्र में भूमिगत जल के द्वारा सतह के ऊपर तथा नीचे घोलीकरण क्रिया के द्वारा विशिष्ट प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण किया जाता है। बड़े पैमाने पर स्थलाकृति का निर्माण किया जाता है। इसी को काष्ठ स्थलाकृति कहते हैं, इसी को काष्ठ स्थलाकृति कहा जाता है। तो आइए हम लोग इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। जहां पे कोई दिक्कत होगा, अभी भी जो आप लोग पढ़े हैं वहां से भी यदि कोई दिक्कत है तो आप लोग सवाल कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप सवाल कर सकते हैं। आइए, सबसे पहले भूमिगत जल के द्वारा चूना पत्थर तथा डोलोमाइट के क्षेत्र में, डोलोमाइट या जिप्सम,
या जिप्सम के क्षेत्र में घोलीकरण प्रक्रिया के द्वारा सतह के ऊपर तथा नीचे बड़े पैमाने पर स्थलाकृति का निर्माण किया जाता है। स्थलाकृति का निर्माण किया जाता है। इसे कास्ट स्थलाकृति कहा जाता है। कास्ट स्थलाकृति कहा जाता है। तो याद रखिएगा कास्ट स्थलाकृति क्या है। तो भूमिगत जल के द्वारा घोलीकरण प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, घोलीकरण प्रक्रिया के द्वारा। घोलीकरण प्रक्रिया क्या है? तो जल में पदार्थों का घुलना, यही घोलीकरण प्रक्रिया है। ठीक है, जल में पदार्थों का घुलना। आप सभी जानते हैं कि चट्टान क्या है? खनिजों का मिश्रण है, विभिन्न तत्वों का मिश्रण है, और कुछ खनिज ऐसे भी हैं जो जल में घुलनशील हैं, जिस प्रकार से चूना पत्थर। तो जब चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में जल पहुंचता है किसी भी माध्यम से, या तो वर्षा का जल हो सकता है या आपका नदी का जल हो सकता है, जब इस क्षेत्र में वर्षा होती है या नदी का जल पहुंचता है तो चूना पत्थर और डोलोमाइट तथा जिप्सम जो है जल में घुलनशील होने के कारण जो घुलनशील पदार्थ है वो घुल जाता है, और इसके कारण इसमें छोटे छोटे छिद्र का निर्माण होता है जिसको रंध्र कहते हैं। ठीक है, और इस रंध्रों के माध्यम से, इन छिद्रों के माध्यम से यह जो है धरातल के नीचे चला जाता है। तो याद रखिएगा इसी को कास्ट स्थलाकृति कहा जाता है। इसका नामकरण यूगोस्लाविया के कास्ट प्रदेश के आधार पर किया गया है। नामकरण की बात करें तो इसका नामकरण यूगोस्लाविया के कास्ट प्रदेश के आधार पर, कास्ट प्रदेश के आधार पर किया गया है, आधार पर किया गया है। याद रखिएगा, नामकरण आपसे पूछा जाएगा तो यूगोस्लाविया का कास्ट प्रदेश याद रखिएगा। ठीक है, यूगोस्लाविया में एड्रियाटिक तट पर एक पठार है, चूना पत्थर का पठार स्थित है, इसी को कास्ट पठार के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा यूगोस्लाविया का एड्रियाटिक तट इटली के पास, ठीक है, यूगोस्लाविया का एड्रियाटिक तट इटली के समीप एक पठार पाया जाता है, चूना पत्थर का पठार पाया जाता है, उसी को कास्ट प्रदेश कहते हैं। ठीक है, और वर्तमान में यह क्रोशिया राज्य में है। वर्तमान में ये जो पठार है वो क्रोशिया राज्य में स्थित है। तो यदि आपसे सवाल पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट इटली के समीप चूना पत्थर का पठार पाया जाता है, इसे ही कास्ट प्रदेश कहते हैं, इसे ही कास्ट प्रदेश कहा जाता है। तो कास्ट प्रदेश याद रखिएगा कहाँ पे है, और मानचित्र में आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, मानचित्र में देख लीजिएगा। वर्तमान समय में यह क्रोशिया राज्य में है, वर्तमान समय में यह क्रोशिया राज्य में है,
वर्तमान समय में यह क्रोएशिया राज्य में है। यहां से सवाल पूछा जा सकता है, क्रोएशिया राज्य में है कि कास्ट प्रदेश वर्तमान समय में किस राज्य में है। तो याद रखिएगा ये क्रोएशिया राज्य में स्थित है। कास्ट स्थलाकृति शब्द का उद्भव जो है या उसकी उत्पत्ति जो है इसी कास्ट प्रदेश से हुई है। ठीक है, तो इसका जो उद्भव है इसी कास्ट प्रदेश से हुआ है और यह कास्ट प्रदेश का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। याद रखिएगा कास्ट स्थलाकृति का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो कास्ट प्रदेश जो है वो कास्ट स्थलाकृति का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। चूना पत्थर की उपस्थिति होने के कारण यहां पर जो है जल का प्रवाह नहीं हो पाता है। ठीक है, चूना पत्थर की उपस्थिति के कारण यहाँ पे जल का प्रवाह नहीं होता है। कारण क्या है कि जब यहाँ पे वर्षा होती है तो वर्षा का जल इनके रंध्रों में समा जाता है और सभी जल जो है भूमिगत हो जाता है। ठीक है, सभी जल भूमिगत हो जाता है और धरातल के नीचे भूमिगत जल के द्वारा विभिन्न प्रकार के कंदराओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कास्ट स्थलाकृति के बारे में पढ़े होंगे तो ठीक है, वरना आगे हम लोग देखते हैं कास्ट स्थलाकृति के वितरण की बात करें। ठीक है, तो कास्ट स्थलाकृति उस क्षेत्र में पाया जाता है जहां पे सतह पे व्यापक रूप पर, ठीक है, व्यापक रूप में क्या पाया जाता है, तो चूना पत्थर पाया जाता है। कास्ट प्रदेश का वितरण याद रखिए। कास्ट स्थलाकृति उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां सतह के नीचे तथा ऊपर चूना पत्थर की मोटी परत, चूना पत्थर की मोटी परत पाई जाती है। याद रखिएगा, ये वितरण पढ़ना क्यों आवश्यक है, क्योंकि कहीं आपके दिमाग में ये ना रहे कि सिर्फ कास्ट स्थलाकृति यूगोस्लाविया के क्षेत्र में ही पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि केवल कास्ट क्षेत्र में ही नहीं, यह उस क्षेत्र में पाया जाएगा जहां पे चूना पत्थर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह डोलोमाइट, चूना पत्थर तथा खड़िया वाले क्षेत्र में भी पाया जाता है। यह स्थलाकृति डोलोमाइट, जिप्सम, चूना पत्थर तथा खड़िया मिट्टी बाले क्षेत्रों में भी विकसित हो सकती है। यानी विश्व में वैसा स्थान जहां पे डोलोमाइट विद्यमान है, जहां पे चूना पत्थर पाया जाएगा या जहां पे जिप्सम की उपस्थिति हो गई, वहां पर यह पाया जाएगा। ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में ये पाया जाता है। तो प्रमुख क्षेत्र इसका याद रखिएगा, प्रमुख क्षेत्र। आइए कास्ट स्थलाकृति के प्रमुख क्षेत्र, कास्ट स्थलाकृति के प्रमुख क्षेत्र कहां कहां पे ये कास्ट स्थलाकृति पाया जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं दक्षिणी फ्रांस। ठीक है, दक्षिणी फ्रांस में आप इसको देख सकते हैं कास्ट स्थलाकृति को,
और दक्षिणी फ्रांस का कौसे क्षेत्र, ठीक है, फ्रांस का कौसे क्षेत्र नाम है कौसे क्षेत्र। तो दक्षिणी फ्रांस का कौसे क्षेत्र में काष्ठ स्थलाकृति का निर्माण होता है। इसके अलावा स्पेन का अंडालुमिया क्षेत्र, ठीक है, स्पेन का अंडालुमिया क्षेत्र, स्पेन का अंडालुमिया क्षेत्र, तो स्पेन के अंडालुमिया क्षेत्र में भी ये देखने को मिलता है। तीसरा क्षेत्र हम लोग बात करें मैक्सिको का युकाटन तथा टाबास्का क्षेत्र, मैक्सिको का युकाटन तथा क्या है, युकाटन तथा टबास्का क्षेत्र, टबास्का क्षेत्र यहां पे भी। तो तीसरा क्षेत्र याद रखिएगा, मैक्सिको के क्षेत्र में यह स्थलाकृति देखने को मिलती है। इसके अलावा चौथा जमाइका, ठीक है, पोर्टोरिको, ये भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका पांचवा उत्तरी पोर्टोरिको, उत्तरी पोर्टोरिको। इसके अलावे क्यूबा के क्षेत्र में भी ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो पश्चिमी क्यूबा, पश्चिमी क्यूबा, इतना आप लोग को समझ में आया। आगे हम लोग बढ़े। इसके अलावा सातवां क्षेत्र याद रखिएगा मध्य न्यू गिनी, मध्य न्यू गिनी, मध्य न्यू गिनी। तो किस किस क्षेत्र में यह पाया जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम सेलेबीज, दक्षिण पश्चिम सेलेबीज, दक्षिण पश्चिम सेलेबीज। इसके अलावा दक्षिणी चीन, वियतनाम, ठीक है, दक्षिणी चीन, दक्षिणी चीन, वियतनाम, वियतनाम तथा मलाबा, वियतनाम तथा मलावा, इन क्षेत्रों में भी काष्ठ स्थलाकृति मिलती है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स कहां पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया का न्यू साउथ वेल्स, यहां भी काष्ठ स्थलाकृति देखने को मिलती है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका का मैक्सिको का क्षेत्र, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का मैक्सिको, मैक्सिको, मध्य फ्लोरिडा, फ्लोरिडा में भी देखने को मिलता है। और फ्लोरिडा आप लोग वर्ल्ड मैप में देखिएगा, फ्लोरिडा कहां पे है, ठीक है, फ्लोरिडा, इंडियाना। इसके अलावा केंटुकी, केंटुकी संयुक्त राज्य अमेरिका का केंटुकी, इंडियाना। इसके अलावा टेनेसी वैली क्षेत्र, टेनेसी वैली क्षेत्र, टेनेसी घाटी क्षेत्र। और आप लोग सभी जानते हैं टेनेसी घाटी क्षेत्र के ही तर्ज पर, टेनेसी घाटी के ही तर्ज पर दामोदर घाटी का निर्माण किया गया है, इत्यादि क्षेत्र, ठीक है, इत्यादि, ये याद रखिएगा। तो इन सभी क्षेत्रों में काष्ठ स्थलाकृति देखने को मिलती है। अब यहाँ पे बात आता है कि क्या भारत में मिलता है कि नहीं, तो भारत में भी मिलता है, ठीक है। भारत में कहां कहां, तो भारत में देहरादून के निकट सहस्त्रधारा, ठीक है। आइए भारत में देहरादून के निकट, देहरादून के निकट
सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा। इसके अलावे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का कौन सा क्षेत्र है? तो जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी का क्षेत्र, जम्मू कश्मीर का वैष्णो देवी का क्षेत्र, वैष्णो देवी का क्षेत्र सभी जानते हैं, वैष्णो देवी मंदिर। इसके अलावे मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट भेड़ा घाट, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट, जबलपुर के निकट भेड़ा घाट, भेड़ा घाट के निकट, या भेड़ा घाट सिर्फ लिखिए, ठीक है, भेड़ा घाट। इसके अलावे बिहार में रोहतास का पठार, तथा बिहार में रोहतास का पठार, बिहार में रोहतास का पठार। इन सभी क्षेत्र में काष्ठ स्थलाकृति देखने को मिलती है। तो भारत में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भारत में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। अब आगे बढ़े। अब ये बात हम लोग करें कि क्यों, है ना, क्या कारण है कि इन क्षेत्र में इसका निर्माण होता है काष्ठ स्थलाकृति का? तो ध्यान में रखिएगा, काष्ठ स्थलाकृति के निर्माण की आवश्यक दशाएं या स्थलाकृति के विकास की आवश्यक दशाएं, काष्ठ स्थलाकृति, स्थलाकृति के विकास की दशाएं, किस दशा में इसका निर्माण होता है? तो ठीक है, सबसे पहला विस्तृत क्षेत्र में, विस्तृत क्षेत्र में सतह के ऊपर, सतह के ऊपर तथा नीचे शुद्ध चूना पत्थर की मोटी परत की उपस्थिति, मोटी परत की उपस्थिति। तो याद रखिएगा, पहली आवश्यक दशा है कि जिस क्षेत्र में इसका निर्माण होगा उस क्षेत्र में चूना पत्थर की मोटी परत हो। चूना पत्थर घुलनशील तथा अत्यधिक जोड़ों वाली हो, ठीक है। दूसरा, चूना पत्थर की परत, चूना पत्थर की परत अधिक रंध्र वाली, रंध्र वाली तथा जोड़ों वाली होनी चाहिए, जोड़ों वाली होनी चाहिए। यानी याद रखिएगा, रंध्र भी होना चाहिए, उसमें जोड़ भी होना चाहिए, ठीक है। जोड़ यदि होगा, ज्वाइंट होना चाहिए, ज्वाइंट होने के कारण जो है उससे जो है जल आसानी से नीचे की ओर रिसेगा। इसके अलावे याद रखिएगा, नदियों का जल प्रवाह भी होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, नदियों का जल प्रवाह होना चाहिए। इसके अलावे चौथा, वर्षा की पर्याप्त मात्रा हो, वर्षा की पर्याप्त मात्रा हो। तो ये सभी परिस्थिति होना चाहिए, तभी इसका निर्माण हो सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि ये सभी होना चाहिए, तभी यहां पे विकास हो सकता है।
क्योंकि यदि वर्षा नहीं होगी तो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में इसका विकास नहीं हो सकता है। जल पर्याप्त होगा तभी तो इसका विकास हो सकता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे, भूमिगत जल के कार्य हम लोग देखते हैं। ठीक है, भूमिगत जल के कार्य। आइए, भूमिगत जल के कार्य, भूमिगत जल के कार्य। भूमिगत जल के कार्यों को 3 भागों में या 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि अलग अलग अपर्दन का दूत का 3 कार्य था। सबसे पहला अपर्दन, अपर्दन, इरोजन, इरोजन। दूसरा है परिवहन, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। और तीसरा है निक्षेपण, निक्षेपण, डिपोजिशन, डिपोजिशन, निक्षेपण। याद रखिएगा। तो 3 प्रकार के कार्य की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, सभी अपर्दन के दूत में। लेकिन यहां पे याद रखिएगा, भूमिगत जल द्वारा परिवहन का कार्य नगण्य होता है। ठीक है, याद रखिएगा, परिवहन का कार्य नगण्य है, परिवहन का कार्य नगण्य होता है, नगण्य होता है। याद रखिएगा, भूमिगत जल के द्वारा अपर्दन तथा निक्षेपण का ही कार्य किया जाता है। ठीक है, तो नोट करके लिख लीजिएगा कि भूमिगत जल के द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा अपर्दन तथा निक्षेपण का कार्य, निक्षेपण का कार्य ही किया जाता है। क्योंकि देखिए, इस जल में उतना ज्यादा गति नहीं है, इस जल में तीव्रता नहीं है, गति नहीं है। और तीव्रता नहीं होने के कारण, गति नहीं होने के कारण जो है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन जो है, परिवहन जो है, वो कार्य नगण्य रूप से देखने को मिलता है। इसके अलावा याद रखिएगा, अपर्दन का कार्य यहाँ पर मुख्यतः घोलीकरण के द्वारा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, परिवहन का कार्य नगण्य क्यों है, क्या कारण है? तो याद रखिएगा, इसमें उतना ज्यादा गति नहीं है। गति नहीं है तो ज्यों ही अपर्दन का कार्य किया जाता है, तुरंत उसका निक्षेपण हो जाता है, क्योंकि इसमें गति नहीं है। भूमिगत जल में गति नहीं है, गति नहीं होने के कारण पदार्थों को परिवहन नहीं कर सकती है। इसके कारण ज्यों ही अपर्दन होता है, त्यों ही पदार्थों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अपर्दन का कार्य भूमिगत जल के द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा अपर्दन का कार्य, अपर्दन का कार्य मुख्यतः घोलीकरण के द्वारा, घोलीकरण क्रिया के द्वारा संपन्न होता है, संपन्न होता है। ठीक है, तो मुख्यतः घोलीकरण प्रक्रिया के द्वारा। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हैं कि अन्य क्रिया नहीं होगा, अन्य क्रिया भी होता है। ठीक है, लेकिन घोलीकरण ज्यादा प्रभावी होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त सन्निघसन, जल गति क्रिया और अपघसन की क्रियाएं भी होती है।
इसके अतिरिक्त शनि घर्षण, अपघर्षण तथा जल गति की क्रिया भी होती है, परंतु घोलीकरण अधिक प्रभावी है। अधिक प्रभावी है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि घोलीकरण की क्रिया सतह पर, ठीक है, सतह पर घोलीकरण की तीव्रता कम होती है, जबकि धरातल के आंतरिक भाग में, ठीक है, धरातल के आंतरिक भाग में यह क्रिया तीव्र हो जाती है। ठीक है, घोलीकरण की क्रिया सतह पर मंद रूप से संपादित होती है, जबकि धरातल के आंतरिक भाग में यह क्रिया तीव्र हो जाती है। देखिए, जो 6 to 8 वाले सामान्य चीज आप लोग पढ़ रहे हैं, 1 to 5 वाले, 6 to 8 वाले भी, ठीक है, सामान्य चीज ये सब जानना, ठीक है, क्योंकि सामान्य अध्ययन बोला गया है। अब यदि विश्वास नहीं होता है तो कोई भी सामान्य अध्ययन का बुक ले लीजिए, ठीक है, चेक करना होता है ना टेस्ट करने के लिए, तो टेस्ट किट आता है, हर चीज को टेस्ट करने के लिए टेस्ट किट आता है ना। कंपनी भी कोई चीज बनाता है तो उसके लिए सबसे पहले टेस्ट किट लोगों में बांटता है फ्री में। जब लोग उसको मानने लगते हैं तब उसका पैसा बढ़ाना शुरू करता है। जैसे जियो भी आया था तो फ्री में आप लोग को मिला, जब उसका आदत लग गया, पूरा सत्यापित हो गया कि हाँ ठीक ठाक चल रहा है, तब आपको पे करना पड़ रहा है। उसी प्रकार से कोई भी सामान्य अध्ययन का बुक लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें आप मिलाइए कि सामान्य अध्ययन में ये सब है या नहीं, पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे आप लोग समझिएगा, अपर्दन और अपक्षय 6 to 8 वाले को अलग से नाम दे दिया गया है कि अपक्षय और अपर्दन पढ़ना है। ऐसे सामान्य बात हम आपको बता दिए हैं, अपक्षय अपर्दन क्या होता है उतना हम बता के चले गए। ठीक है, जब अपर्दन पढ़िए, अपक्षय पढ़िएगा या अपर्दन पढ़िएगा तो अलग अलग प्रकार से अपर्दन होता है। ठीक है, जिसमें अलग अलग प्रक्रिया के द्वारा जो अपर्दन हो रहा है वो बताए थे। अपक्षय की जहां तक बात करें तो भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय की बात की जाती है। तो रासायनिक अपक्षय कई क्रियाओं से संपादित होता है, याद रखिएगा, जिसमें घोलीकरण प्रक्रिया और कार्बोनेशन की प्रक्रिया। और कार्बोनेशन की प्रक्रिया क्या है, घोलीकरण की ही प्रक्रिया है, लेकिन वो चूना पत्थर वाले क्षेत्र में संपादित होता है। कैसे, ये समझिए। चूना पत्थर बेसिकली क्या है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है। चूना पत्थर CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है। जब इसका संपर्क जल के साथ होता है तो बाई कार्बोनेट बनाता है, कैल्शियम बाई कार्बोनेट बनाता है। अब कैल्शियम बाई कार्बोनेट एक एसिड है, कैल्शियम बाई कार्बोनेट एक एसिड है, और एसिड जो है ज्यादा तेजी से चीजों को घुलाना प्रारंभ करता है। तो इसी प्रकार से याद रखिएगा, घोलीकरण की प्रक्रिया सतह पर मंद होती है। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे तापमान कम है। जैसे जैसे धरातल के नीचे जाते हैं, आप सभी जानते हैं, सामान्य तौर पर 32 मीटर की गहराई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड में वृद्धि होती है। यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कितने मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। तो 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में
वृद्धि होती है ना। तो सामान्यतः याद रखिएगा, जैसे जैसे धरातल के नीचे जाएंगे तापमान में वृद्धि होगी, जैसे जैसे धरातल के ऊपर जाएंगे तापमान घटता है, ये ध्यान रखना है। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे, अब ज्यों ही जो सतही जल है वो भूमिगत जल हुआ, वर्षा का जल विभिन्न छिद्रों एवं दरारों के माध्यम से यदि ये धरातल के नीचे चला गया तो धरातल के नीचे जाने पर यहाँ पे तापमान अधिक है तो यह गर्म हो गया, और जब गर्म हो गया इसके कारण जो घोलीकरण की प्रक्रिया है तीव्र हो जाती है, ठीक है, और ज्यादा पदार्थों को घुलाना शुरू करती है। उदाहरण के तौर पे अभी पर्व त्योहार का समय आ ही रहा है, ठीक है, दीपावली, दुर्गा पूजा ये सभी आता है, नवरात्रा वगैरह आता है। तो नवरात्रा वगैरह में, दीपावली वगैरह में आप लोग के घर में देखेगा, घर में ही मिठाई वगैरह बनाया जाता है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं तो गुलाब जामुन बनाया जाता है, ठीक है, गुलाब जामुन बनाया जाता है। तो गुलाब जामुन को मीठा करने के लिए उसके लिए चाशनी बनाया जाता है। तो शरबत बनाने के लिए कभी भी पानी को गर्म करना नहीं पड़ता है शरबत बनाने के लिए, क्योंकि सामान्य चीनी हम लोग को घुलाना है, लेकिन आवश्यकता से अधिक मीठा करना है तो उसके लिए चाशनी बनाना होता है। तो ज्यादा पदार्थ को घुलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको आग पर चढ़ा देते हैं, और वो जब गर्म होता है तो उसमें चीनी डाल देते हैं, फिर उसको मिला देते हैं, ठीक है, कलछू वगैरह से, तो वो चाशनी बन जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे वो प्रक्रिया संपादित होती है कि जैसे ही नीचे गया जल तो तापमान क्या हुआ, बढ़ गया, तापमान बढ़ गया तो ज्यादा आसानी से ज्यादा पदार्थों को घुलन करना शुरू किया। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण किया जाता है। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किन्हीं को कोई तकलीफ, कोई चीज समझने में कोई परेशानी? चलिए, नहीं है, आगे बढ़ते हैं। भूमिगत जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृति, आगे हम लोग देखते हैं भूमिगत जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृति। भूमिगत जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृति को भूमिगत जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृति को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसा कि आप सभी देखे थे, आप लोग सभी अभी अभी पढ़े हैं कि या तो अपरदनात्मक कार्य होगा या तो निक्षेपात्मक कार्य होगा। तो जो कार्य होगा उसी के द्वारा स्थलाकृति का निर्माण किया जाता है। तो कार्य के आधार पर इसको दो वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहला है अपरदनात्मक स्थलाकृति। पहला अपरदनात्मक स्थलाकृति, अपरदनात्मक स्थलाकृति, इरोजनल लैंडफॉर्म्स, इरोजनल लैंडफॉर्म्स। दूसरा है निक्षेपात्मक स्थलाकृति, निक्षेपात्मक स्थलाकृति, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अपरदनात्मक स्थलाकृति देखते हैं। अपरदनात्मक स्थलाकृति, अपरदनात्मक स्थलाकृति। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां से सवाल बनना शुरू होगा, यहां से सवाल बनना शुरू होगा और कई प्रकार का सवाल बन सकता है। पहला सवाल क्या होगा, उधर डिस्ट्रीब्यूशन से जो सवाल बनेगा तो बनेगा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, ये सब बनेगा।
यहां से ज्यादा बनना शुरू होगा, ठीक है। कि निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दनात्मक स्थलाकृति है, कौन सा अपर्दनात्मक स्थलाकृति नहीं है, कौन सा निक्षेपात्मक स्थलाकृति है, कौन सा निक्षेपात्मक स्थलाकृति नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति हिमानी के द्वारा निर्मित है, कौन सी स्थलाकृति भूमिगत जल के द्वारा निर्मित है, कौन सी स्थलाकृति नदी के द्वारा निर्मित नहीं है। इस प्रकार से सवाल जो है उल्टा पुल्टा करके बनाया जा सकता है। तो ये कम से कम सभी जितना भी आप अपर्दन के कारक पढ़े हैं उसका कम से कम अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक स्थल रूप एकदम रट लेना है, कि जब भी एग्जाम में आए, रटने का बात नहीं है, यदि 2-3 बार आप पढ़िएगा तो वहां पे क्वेश्चन आंसर दोनों रहता है, तो आप आसानी से पहचान लीजिएगा कि कौन सा अपर्दनात्मक है, कौन सा निक्षेपात्मक है, ठीक है। कौन सा अपर्दनात्मक है, कौन सा निक्षेपात्मक है। तो अपर्दनात्मक में सबसे पहला जो स्थलाकृति है उसको बोला जाता है टेरा रोसा। पहला जो स्थलाकृति है उसको बोलते हैं टेरा रोसा। टेरा रोसा याद रखिएगा। दूसरा स्थलाकृति लैपीज, दूसरा स्थलाकृति है लैपीज। तीसरा स्थलाकृति है सिंक होल, ठीक है, सिंक होल, सिंक होल, घोल रंध, सिंक होल या घोल रंध। अब ये डायरेक्ट सिंक होल भी लिख सकता है, ठीक है, तो ये मत कहिएगा। चौथा है स्वैलो होल्स, स्वैलो होल्स, होल, इसको बोलते हैं बिलियन रंध, बिलियन रंध, ठीक है। पांचवा है आपका, पांचवा है डोलाइन, डोलाइन, अंग्रेजी में भी इसको डोलाइन कहते हैं। छठा है आपका युबाला, छठा है युबाला, ठीक है, छठा है युबाला। इसके अलावे पोलजे, सातवां है पोलजे, पोलजे। आगे बढ़े, कास्ट विंडो, कास्ट खिड़की, आठवां है कास्ट खिड़की, कास्ट खिड़की। चलिए नौमा, नौमा है आपका कास्ट वैली, नौमा है कास्ट घाटी, ठीक है। तो ये है आपका अपर्दनात्मक स्थलाकृति, ठीक है। देख लीजिए, सभी को याद कर लीजिएगा कि कौन कौन सा है। इसके अलावे 10वां है कंदरा, 10वां है कंदरा, ठीक है। और कोई है? और है अंधी घाटी, 11 नंबर, अंधी घाटी, अंधी घाटी, ब्लाइंड वैली। इसके अलावे हम्स, 12 नंबर हम्स, 13 नंबर सिंकिंग क्रिक, धंसती निवेशिका, धंसती निवेशिका, धंसती निवेशिका, ये है आपका, याद रखिएगा। तो ये सभी स्थलाकृति है। अपर्दनात्मक। आइए निक्षेपात्मक स्थलाकृति की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा निक्षेपात्मक स्थलाकृति है, सभी को दिख रहा है? ठीक है, ये देख लीजिए। आगे हम लोग निक्षेपात्मक स्थलाकृति की बात करते हैं।
चलिए नेक्स्ट है आपका निक्षेपात्मक स्थलाकृति। दूसरा जो है निक्षेपात्मक स्थलाकृति। निक्षेपात्मक स्थलाकृति, पोजिशनल लैंडफॉर्म्स। आइए सबसे पहला स्टैलेक्टाइट। स्टैलेक्टाइट। दूसरा है स्टैलेगमाइट। स्टैलेगमाइट। तीसरा है आप लोग का कंदरा स्तंभ, केव पिलर। कंदरा स्तंभ, कंदरा स्तंभ। ठीक है। चौथा है हेलेक्टाइट। 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 ठीक है। आगे बढ़े। ग्लोबलूमाइट। 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 और छठा है नोडुलस। 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 ये ध्यान दीजिएगा, यही है अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक स्थलाकृति। ठीक है। अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक स्थलाकृति यही है। किन्हीं को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। किन्हीं को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक स्थलाकृति याद रखिएगा। चलिए एक एक करके हम लोग स्थलाकृति की बात करते हैं। आइए। अपर्दनात्मक स्थलाकृति। अपर्दनात्मक स्थलाकृति, इसमें सबसे पहले है टेरारोसा। टेरारोसा याद रखिएगा। चूना पत्थर के क्षेत्र में, चूना पत्थर के क्षेत्र में जब वर्षा का जल, जब वर्षा का जल रंध्रों के माध्यम से, रंध्रों के माध्यम से भूमिगत होता है, भूमिगत होता है, तो इन रंध्रों में, इन रंध्रों में या रंध्रों के ऊपर, है ना, इन रंध्रों के ऊपर लाल क्ले या मिट्टी, मिट्टी का आवरण जमा हो जाता है, जमा हो जाता है, जिससे जल भूमिगत नहीं हो पाता, जल भूमिगत नहीं हो पाता है, हो पाता है। इस प्रकार रंध्र में जमे
मिट्टी को टेरा रोसा मिट्टी कहा जाता है। टेरा रोसा मिट्टी कहा जाता है, याद रखिएगा। यानी वर्षा का जल जब चूना पत्थर के क्षेत्र में पड़ता है तो धीरे 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 वो रिसना शुरू करता है, घोलन की प्रक्रिया शुरू होती है, और घोलीकरण के मार्ग में जो है मिट्टी का आवरण पाए जाने के कारण चूना पत्थर का जो विलयन है वो सतह पर ही रह जाता है। ठीक है, क्योंकि रंध्र जो है उसका छिद्र जो है वो भर जाता है लाल कले मिट्टी के जमाव से। इसी को टेरा रोसा कहता है। ठीक है, ये टीले के रूप में दिखाई पड़ता है, इसी को टेरा रोसा मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, अर्जेंटीना में इसे रेंट जीना कहा जाता है। ठीक है, अर्जेंटीना में इसे रेंट जीना कहा जाता है। अर्जेंटीना में इसे रेंट जीना कहा जाता है। तो याद रखिएगा, यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अर्जेंटीना में टेरा रोसा को क्या कहा जाता है। अर्जेंटीना में टेरा रोसा को क्या कहा जाता है। इसकी मोटाई जो है, याद रखिएगा, इसकी मोटाई 1 से 2 मीटर तक हो सकती है। याद रखिएगा, टेरा रोसा की मोटाई 1 से 2 मीटर 1 से 2 मीटर तक हो सकती है। और ये जो है पर्यटकों को आकर्षित करता है। ठीक है, इस प्रकार की जो स्थलाकृति है वो पर्यटकों को आकर्षित करता है। उदाहरण के तौर पे जब्बलपुर के निकट भेड़ा घाट में, ठीक है, जब्बलपुर के निकट भेड़ा घाट में मार्बल पत्थर के ऊपर, है ना, मार्बल पत्थर के ऊपर 1 मीटर की मोटाई की टेरा रोसा जो है मिट्टी, वो पर्यटन को आकर्षित करता है। तो याद रखिएगा, जब्बलपुर के निकट भेड़ा घाट में मार्बल के ऊपर 1 मीटर मोटी टेरा रोसा का जमाव मिलता है, जो पर्यटकों को आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। याद रखिएगा। ठीक है, तो पर्यटक जो है यहां पर जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे। दूसरा है लैपीज। चूना पत्थर के क्षेत्रों में घोलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा सतह पर उबड़ खाबड़ संरचना का निर्माण हो जाता है, जिसे लैपीज कहा जाता है।
कभी 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 यह शुष्क होकर इतना कठोर हो जाता है, इतना कठोर हो जाता है कि इस पर पैदल चलना, कि इस पर पैदल चलना भी कठिन हो जाता है, कठिन हो जाता है। यदि आप इस पर चलेंगे तो आपका पैर का क्या दशा होगा, वो उनसे पूछिए जो पैदल बाबा धाम जाते हैं। ठीक है, पैदल बाबा धाम जाने से पहले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले जिनको जाना रहता है वो चप्पल छोड़ देते हैं। आप अपने गांव के आसपास या जिस शहर में भी रहते हैं वहां के आसपास के लोग यदि जाते होंगे, आपके पिताजी, दादाजी, है ना, चाचा जी जो भी जाते होंगे, भैया, तो वो कुछ दिनों के लिए चप्पल को पहनना छोड़ देते हैं ताकि मेरा जो ये है पैर थोड़ा सा कंकड़ पत्थर सहने के लायक हो जाए, ताकि पैर में कम तकलीफ हो। ठीक है, ये नुकीला होता है, और नुकीला होता है, इस पर चलना जो है अत्यंत ही कठिन होता है। ठीक है, इन नुकीले स्तंभों के बीच संकीर्ण गड्ढे पाए जाते हैं। यह अत्यंत नुकीला है, अत्यंत नुकीला होता है तथा नुकीले स्तंभों के बीच, नुकीले स्तंभों के बीच गर्त पाया जाता है, गर्त पाया जाता है। ठीक है, यानी गैप पाया जाता है, गर्त पाया जाता है। ये कटीले और नुकीले लंबवत स्तंभ एक दूसरे के समानांतर होते हैं। ये लंबे कटीले स्तंभ स्तंभ एक दूसरे के समानांतर समानांतर होते हैं। तो कटीले स्तंभ को शिखरिकाएं शिखरिकाएं तथा बीच में पाए जाने वाले गर्त को बिदर कहा जाता है, बिदर कहा जाता है। और सभी ये जो लंबे कटीले स्तंभ हैं वो बिदर के माध्यम से एक दूसरे से अलग होते हैं। देख लीजिए किस प्रकार से होता है। इस प्रकार से ये है आपका लैपिज। ठीक है, यही है आपका लैपिज, ये है आपका लैपिज। लैपिज, इसमें ये जो है और ये जो है इसको शिखर बोलते हैं, शिखरिकाएं, और ये जो गैप है इसको बिदर बोला जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए यही है आपका लैपिज। ठीक है, अलग अलग स्थान में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग स्थान में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आगे हम लोग देखेंगे, लैपिज से हम लोग शुरुआत अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, देखिए आपको इमेज भी दिखा देते हैं, यदि इमेज होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो लाना पड़ेगा भाई। कहाँ गया? कास्ट टोपोग्राफी। बस नहीं है।
ये देखिए जहां जहां पे काष्ठ स्थलाकृति पाया जाता है वो इस इमेज से देख लीजिएगा कि कहां कहां पे काष्ठ स्थलाकृति पाया जाता है। ठीक है, ये काष्ठ स्थलाकृति का वितरण है, बाकी आपको लैपिज बता दिए हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद आप सभी को, जोहार सभी को। यही है आपका काष्ठ स्थलाकृति का वितरण। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।